Hello everyone, I Samish Pale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering having code 22337 of 3rd SEM Diploma in Mechanical Engineering student. ये अपन ऑलरेडी अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ स्टीम कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। और ये आज का अपना सेकंड लेक्चर है इस वाले चैप्टर के ऊपर में, स्टीम कंडेंसर और कूलिंग टावर के ऊपर में। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर के बारे में। क्लियर है? तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आज के चैप्टर से अपन क्या सीखने वाले हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं, दैट इज़ नथिंग बट सेशन आउटकम। तो आज के चैप्टर से जो अपन सीखने वाले हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप एंड इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। अपन आज के वीडियो में डिफरेंट पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे शेल एंड ट्यूब टाइप और इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर के बारे में। देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप एंड इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप और इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर का अपन कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप एंड इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप और इवापोरेटिव टाइप की अपन वर्किंग देखने वाले हैं। और लास्टली अपन देखने वाले हैं जेट और सरफेस कंडेंसर के बीच में का डिफरेंस, दैट इज कंपैरिजन। तो ये आज के वीडियो का अपना आउटकम है आज के वीडियो से। क्लियर है? देन नेक्स्ट कोर्स आउटकम आज के वीडियो से जो अपने अचीव होने वाला है वो सबसे पहला अचीव होने वाला 5 है, दैट इज आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ गिवन टाइप ऑफ स्टीम कंडेंसर। अपन आज के वीडियो से जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जो कोर्स आउटकम अचीव होगा वो 5 है, अचीव होने वाला है। देन नेक्स्ट 5D, इवैल्यूएट थर्मल परफॉर्मेंस फॉर द गिवन डाटा ऑफ द स्टीम कंडेंसर। इवैल्यूएट कर पाएंगे अपन थर्मल परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट, सिलेक्ट कंडेंसर फॉर गिवन सिचुएशन विद जस्टिफिकेशन। जो अपने को सिचुएशन गिवन रहेंगे उसके हिसाब से अपन डिफरेंट कंडेंसर अपन सिलेक्ट कर पाएंगे आज के वीडियो देखने के बाद में। द नेक्स्ट प्रोग्राम आउटकम जो अचीव होने वाला है आज के वीडियो से वो अचीव होने वाला है PO1 सबसे पहला, दैट इज बेसिक नॉलेज। PO2 डिसिप्लिन नॉलेज। PO3 एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिसेस। PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। PO9 कम्युनिकेशन एंड PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये आज के वीडियो से अपने POs अचीव होने वाला है। और जो PSO अचीव होने वाला है वो PSO3 अचीव होने वाला है आज के वीडियो से। क्लियर है? जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना जेट कंडेंसर। तो अपन देखते हैं जेट कंडेंसर मतलब क्या होता है। जेट कंडेंसर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, इन जेट कंडेंसर एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड मिक्स अप टुगेदर। जेट कंडेंसर में क्या हो रहा है, जो भी स्टीम आ रही है, एग्जॉस्ट स्टीम, जो भी टरबाइन से जो स्टीम आ रही है, एग्जॉस्ट स्टीम, और कूलिंग वाटर जो अपन ठंडा करने के लिए जो वाटर यूज कर रहे हैं अपन कंडेंसर में वो दोनों क्या होता है, कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है एंड मिक्स अप टुगेदर, और वो क्या होता है एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाता है। तो जेट कंडेंसर में क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के कारण से वो क्या हो रहा है, दोनों मिक्सअप हो जा रहे हैं। तस उसके कारण से क्या हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर लिविंग द कंडेंसर इज सेम। इसी कारण से क्या होता है, जो अभी स्टीम कंडेंसर से बाहर निकलेंगी और जो कूलिंग वाटर जो अपन दे रहे हैं वो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। वो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। समझ में आ गया? तो जो हो रहा है, जेट कंडेंसर में एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और मिक्सअप हो जा रहे हैं। उसके कारण से फाइनल टेम्परेचर जो कंडेंसेट और कूलिंग वाटर का वो दोनों का क्या हो रहा है, लिविंग दी कंडेंसर क्या हो रहा है, दोनों सेम हो जा रहे हैं। क्लियर? अ जेट कंडेंसर इज वेरी सिंपल इन डिजाइन एंड चीपर। तो ये जो जेट कंडेंसर होता है ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है डिजाइन में और सस्ता होता है, चीपर होता है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन कूलिंग वाटर इज चीपली एंड इजीली अवेलेबल। जेट कंडेंसर अपन कब यूज कर सकते हैं, जब कूलिंग वाटर जो ठंडा पानी है वो इजीली और चीपली अवेलेबल है। हाँ, सस्ता और इजीली अपने को जहाँ पर भी ठंडा पानी मिल जाएगा वहाँ पर अपन जेट कंडेंसर को यूज कर सकते हैं। कंडेंसेट कैनॉट बी रीयूज्ड इन बॉयलर। इसमें ये जेट कंडेंसर में जो भी अपना कंडेंसेट निकलेगा कंडेंसर का, उसको अपन रीयूज नहीं कर सकते बॉयलर में, बिकॉज इट कंटेन इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट
ऑयल, मेटल पार्टिकल एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो भी कंडेंसेट निकलेगा उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रहती है, जैसे कि डस्ट रहेगा, ऑयल रहेगा, मेटल पार्टिकल्स रहते हैं। इस कारण से अपन जो भी जेट कंडेंसर आता है उसको अपन रीयूज नहीं कर सकते हैं बॉयलर में। क्लियर है? इन जेट कंडेंसर वाटर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एग्जॉस्ट स्टीम, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, एग्जॉस्ट स्टीम और वाटर, जो भी कूलिंग वाटर आ रहा है अपन वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। हैंस दिस आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप और मिक्स टाइप कंडेंसर। तो जेट कंडेंसर को और एक और जो दूसरे नाम से बुलाया जाता है वो कौन से नाम से बुलाया जाता है, और ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और मिक्स टाइप कंडेंसर। इसी को अपन बोलते हैं कौन सा टाइप का, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और मिक्स टाइप कंडेंसर बोला जाता है। किसको? जेट कंडेंसर। तो सबको समझ में आ गया जेट कंडेंसर क्या है। जेट कंडेंसर में जो भी एग्जॉस्ट स्टीम है और कूलिंग वाटर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है एक दूसरे के और मिक्सअप हो जाते हैं, उसके कारण से उसका जो टेम्परेचर रहता है, जो कंडेंसेट बाहर निकलेगा और कूलिंग वाटर को, दोनों का सेम हो जाता है। वो सिंपली क्या है, इसका डिज़ाइन सिंपल है और चीपर है, और ये अपन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कूलिंग वाटर इजीली अवेलेबल रहता है, और इसका जो कंडेंसर था उसको रीयूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज़ रहता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण से उस वाले कंडेंसर को बोला जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप और मिक्स टाइप कंडेंसर बोला जाता है। किसको? जेट कंडेंसर को। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपन एडवांटेजेस ऑफ जेट कंडेंसर। जेट कंडेंसर के एडवांटेजेस देखते हैं अपन। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव मिक्सिंग, दोनों एक दूसरे के साथ में इफेक्टिवली मिक्स हो रहे, इट रिक्वायर्स लेस सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। इसमें जो जेट कंडेंसर है इसमें जो वाटर रखता है अपना को कूलिंग वाटर, वो क्या रखता है, कम लगता है। काय में जेट कंडेंसर में इफेक्टिवली मिक्स हो जाते हैं। अपने देखें तो एग्जॉस्ट स्टीम और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और मिक्स होते हैं, इसके कारण से जो अपने को कूलिंग वाटर लगता है, सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर, वो कम लगता है काय में, जेट कंडेंसर में। देन नेक्स्ट, इक्विपमेंट इज सिंपल एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। जैसा कि मैंने बताया जेट कंडेंसर क्या है, सिंपल इन डिज़ाइन है, तो और उसको जो स्पेस लगती है जेट कंडेंसर को वो कम लगती है। तो इक्विपमेंट इज सिंपल एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। देन नेक्स्ट, मेंटेनेंस इज चीप। इस वाला जो कंडेंसर है इसका जो मेंटेनेंस रहता है वो क्या रहता है, सस्ता रहता है। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन डिसएडवांटेजेस ऑफ जेट कंडेंसर। जेट कंडेंसर के डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला है नॉट सुटेबल फॉर हायर कैपेसिटीज। तो ये जो अपना जेट कंडेंसर है ये हायर कैपेसिटी, जहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज का पावर प्लांट है, वहाँ पे अपन जेट कंडेंसर को यूज़ नहीं कर सकते, ये नॉट सुटेबल फॉर हायर कैपेसिटीज। देन नेक्स्ट, कंडेंसेट कैनॉट बी यूज्ड एज फीड वाटर टू बॉयलर। मैंने बताया कि ये जो भी इसमें से कंडेंसेट निकलेगा वो अपन बॉयलर को नहीं दे सकते क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, इसलिए कंडेंसेट कैनॉट बी यूज्ड एज फीड वाटर, ये अपन एज अ फीड वाटर यूज़ नहीं कर सकते किसको, कंडेंसेट को। क्लियर है? देन नेक्स्ट, एयर लीकेजेस आर मोर। इसमें जो एयर की लीकेजेस का जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं काय में, जेट कंडेंसर में। क्लियर है? रिक्वायर्स लार्जर एयर पम्प। एयर लीकेजेस लार्जर होने के कारण से इसमें जो एयर पंप लगेगा वो बड़ा वाला लगता है। क्लियर है? तो ये होगा अपने डिसएडवांटेज ऑफ जेट कंडेंसर। उसके बाद में लेस वैक्यूम इज मेंटेन्ड। इस वाले इसमें जो जेट कंडेंसर रहता है इसमें जो वैक्यूम मेंटेन्ड होता है वो अपना बहुत ही कम मेंटेन्ड होता है। क्लियर है? तो नॉट सुटेबल फॉर हायर कैपेसिटी, कंडेंसेट कैनॉट बी यूज एज फीड वाटर टू द बॉयलर, एयर लीकेजेस ज़्यादा होते हैं, रिक्वायर्स लार्जर एयर पंप, और वैक्यूम जो मेंटेन्ड होता है वो कम होता है क्या में, अपना जेट कंडेंसर में। क्लियर है? देन नेक्स्ट टाइप का जो अपना कंडेंसर है वो सरफेस कंडेंसर। अपन ने अभी देखे थे वो कौन सा देखे थे अपन ने, जेट कंडेंसर। अभी देखते हैं सरफेस कंडेंसर क्या होता है। तो सरफेस कंडेंसर क्या है, इन ए सरफेस कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसमें जो एग्जॉस्ट स्टीम है अपना कूलिंग वाटर है, दोनों एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, रेदर दे आर सेपरेटेड बाय हीट ट्रांसफर वॉल। वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, कैसे, कौन से वॉल से, हीट ट्रांसफर वॉल, मतलब ऐसी चीज़ से ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे हीट ट्रांसफ़र कर सके, दोनों एक दूसरे को हीट को ट्रांसफ़र कर सके, ऐसी चीज़ से अपन क्या करते हैं, एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर को अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं काय में, सरफेस कंडेंसर में। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन मिक्स टाइप। इसीलिए सरफेस कंडेंसर को दूसरा नाम क्या है,
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन मिक्स टाइप बोला जाता है। समझ में आया। सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, जो भी अपनी एग्जॉस्ट टीम है कूलिंग वाटर दोनों फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, जो कि अपना जेट कंडेंसर में आ रहे थे। जेट कंडेंसर में क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे थे, जबकि अपने सरफेस कंडेंसर पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, वो सेपरेट किया जाता है कैसे, अपने बाय हीट ट्रांसफर वॉल। उसको अपन एक हीट ट्रांसफर वॉल से अपन ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए अपन सरफेस कंडेंसर को क्या बोलता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। इसीलिए सरफेस कंडेंसर को इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर बोला जाता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट, कंडेंसेट रिमेन प्योर एंड कैन बी रीयूज्ड। इसी कारण से दोनों एक दूसरे को मिक्स नहीं होते, इसलिए वो जो भी कंडेंसेट निकलता है सरफेस कंडेंसर में से वो प्योर रहता है और उसको फिर से रीयूज्ड भी कर सकते हैं। उसको फिर से अपन क्या करते हैं, रीयूज्ड भी करते हैं। तो समझ में आया, सरफेस कंडेंसर में जो भी कंडेंसेट निकलता है वो क्या रहता है, अपना प्योर रहता है और उसको अपन रीयूज्ड करते हैं। क्लियर है। सरफेस कंडेंसर आर यूज्ड इन लार्ज कैपेसिटी, इसी कारण से अपन इसको लार्ज कैपेसिटी प्लांट में यूज़ करते हैं। सरफेस कंडेंसर कहाँ पे यूज़ करते हैं, लार्ज कैपेसिटी प्लांट में अपन यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो समझ में आया, सरफेस कंडेंसर में जो भी एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर रहता है वो दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहते, उसको अपन सेपरेट करते हैं कैसे, हीट ट्रांसफर वॉल से उसको सेपरेट करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं एक हीट ट्रांसफर से। उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन मिक्स टाइप कंडेंसर बोला जाता है। कंडेंसेट रिमेंड क्या रहता है, प्योर रहता है एंड कैन बी रीयूज, उसको अपन रीयूज कर सकते हैं। और सरफेस कंडेंसर आर यूज्ड इन लार्ज कैपेसिटी प्लांट, लार्ज कैपेसिटी प्लांट में अपन इसको यूज करते हैं। क्लियर है। समझ में आया सबको। अपना टॉपिक है वो है शेल एंड ट्यूब टाइप सरफेस कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप सरफेस कंडेंसर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो ये जो आउटर कवर है, ये जो आउटर कवर है ये है अपना शेल। ये एक ड्रम रहता है जिसको बोला जाता है शेल, ये है अपना शेल। तो ये है अपना शेल। इसके अंदर में ये जो दिख रही है, ये जो ग्रे कलर की दिख रही है ये अपनी है ट्यूब्स। ये जो ग्रे कलर की है ये है ट्यूब्स, ये है क्या, ट्यूब्स। क्लियर है। तो यह एक आउटर कलर का ड्रम रहता है, उसको बोला जाता है शेल। उसके बाद में उसके अंदर में बहुत सारी रहती है ट्यूब्स। तो ये है अपनी ये जो ग्रे कलर की दिख रही है ये है ट्यूब्स। और ट्यूब्स को फ्लिट करने के लिए दोनों साइड से एक प्लेट लगाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्यूब प्लेट, जिसको बोला जाता है ट्यूब प्लेट। तो ये जो रेड कलर की दिख रही है ये रहती है अपनी ट्यूब प्लेट। क्लियर है। तो सब पहले क्या है, शेल है, शेल के अंदर में अपनी क्या है, ट्यूब्स है। ट्यूब्स में क्या है, दोनों साइड्स में ट्यूब को फिट करने के लिए अपन ने क्या लगाया, प्लेट लगाया जिसको बोला जाता है ट्यूब प्लेट। और ये जो शेल रहता है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो शेल रहता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये देखो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है इस वाले हिस्से अपन क्या कर रहे हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किए और उस वाले इसको बोला जाता है बैफल्स। उस वाली चीज़ को बोला जाता है बैफल्स। जो शेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है उस वाले इसको बोला जाता है बैफल्स। तो ये जो शेल है ये पूरा अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्या में रहता है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है। नीचे में ट्यूब्स रहती है 29 ट्यूब, ऊपर साइड में भी ट्यूब्स रहती है। उसके बाद में ये शेल को ऊपर से एक साइड से ओपनिंग दी जाती है उसको, जहाँ से अपनी एग्जॉस्ट स्टीम क्या होगे अंदर आ सके। ये वाली जो ये रहता है उसको एक साइड से ओपनिंग दी जाती है शेल को, उसको एक साइड से अपना क्या रह सकते वो एग्जॉस्ट स्टीम आ सके। उसी तरीके से नीचे में उसको दो ओपनिंग दी जाती है, एक कंडेंसेट निकलने के लिए, एक कंडेंसेट जो भी अपन ठंडा स्टीम को ठंडा करेंगे वो ठंडी स्टीम को निकलने के लिए दी जाती है यहाँ पे अपना क्या कंडेंसेट। और एक दिया जाता है और एक यहाँ पे ओपनिंग दिया जाता है जिसको बोला जाता है एयर कूलिंग, जिसको बोला जाता है एयर कूलिंग। मतलब ये जो स्टीम है इसमें की एयर को बाहर निकालने के लिए, इसको एयर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे पंप लगाया जाता है जिसको बोला जाता है एयर कूलिंग। यहाँ पे एक पंप लगाया जाता है जिससे यह स्टीम जो अपन सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे। उसके बाद में नीचे साइड से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर का इनलेट देते हैं। ठंडा पानी जो अपने को देना है इससे अपन क्या करते हैं, वाटर का इनलेट देते हैं। कहाँ से, नीचे साइड से इसको अपन देते हैं वाटर का इनलेट। यहाँ से रहता है आपका वाटर का इनलेट, इससे रहता है अपना वाटर का इनलेट। यहाँ से पानी अपना अंदर जाएगा और ऊपर साइड से अपना निकलता है वाटर आउटलेट। ऊपर साइड से अपना निकलता है वाटर आउटलेट। इस साइड में एक ट्यूब के इधर में एक ऐसा बॉक्स बना जाता है जिसको बोला जाता है वाटर बॉक्स, जहाँ पे अपना वाटर को क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ से जो भी पानी जाएगा या वहाँ पे वाटर में स्टोर होता है। तो क्लियर है। तो ये काम कैसे करते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप का सरफेस कंडेंसर, क्या होता है, सबसे पहले जो भी स्टीम है
सबसे पहले जो भी स्टीम है वो स्टीम आती है कहाँ से, अपनी अपनी स्टीम आती है टरबाइन से। जो भी अपनी टरबाइन है वहाँ से, टरबाइन के आउटलेट से स्टीम आएंगी, ये स्टीम यहाँ से अपनी फ्लो होंगी। तो स्टीम फ्लो होंगी तो ये जो भी शेल रहेगा, ये ट्यूब के सराउंडिंग में जितनी भी जगह रहेंगी, ट्यूब के सराउंडिंग में ये जो भी जगह दिखती है आपको, ये ट्यूब के सराउंडिंग में जो भी जगह दिख रही है, यहाँ पे अपनी क्या हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी ये यहाँ पे अपनी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ये जो ट्यूब्स के, ये प्लेट ट्यूब के बोल रहा हूँ मैं, ये ट्यूब प्लेट ट्यूब के बाहर नहीं, ये ट्यूब के यहाँ पे ये जो भी सराउंडिंग रहेंगी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी स्टीम अपनी फील हो जाएंगी। उसके बाद से यहाँ से नीचे वाले साइड से अपन एक पंप लगाते हैं, वाटर का पंप लगाएंगे, और वो पंप क्या करेगा, ये जो वाटर है ये वाटर को सप्लाई करेंगे ऊपर साइड, ये पंप क्या करेंगे, वाटर को सप्लाई करेंगे ऊपर साइड। तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा पानी फिल हो गया। यहाँ पे तो अपन ने एक प्लेट डाल दी है जिसको बोलते हैं बैफल, तो यहाँ से ये पानी तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो पानी क्या होगा, ये अपने ट्यूब के अंदर में फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ये ट्यूब के अंदर में क्या होगा, अपना पानी, ये ट्यूब के अंदर में पानी फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, और ट्यूब के सराउंडिंग में यहाँ पे क्या अपनी स्टीम है। तो अपने को पता है जो भी स्टीम आ रही है, जो भी स्टीम आ रही है अपने टरबाइन से, उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। जो भी स्टीम आ रही है अपने टरबाइन के अंदर से, उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और जो अपन पानी यहाँ से भेज रहे हैं, जो अपन यहाँ से पानी भेज रहे हैं, वो कौन सा पानी भेज रहे हैं, ठंडा पानी, वो ठंडा पानी भेज रहे हैं। तो ये वाले पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, अपना कम रहेगा, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है। ये पानी का टेम्परेचर क्या अपना कम है, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर से, यहाँ पे स्टीम रेड कलर से क्यों दिख रही है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर से दिख रही है। तो जैसे ये ट्यूब के अंदर से पानी फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये ट्यूब के अंदर से क्या हो रहा है, अपना पानी फ्लो हो रहा है, ये सभी नीचे वाली जितनी ट्यूब्स है उसके अंदर से अपना क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। और ये ट्यूब्स के सराउंडिंग में यहाँ पर अपनी क्या है, स्टीम है। ये ट्यूब के सराउंडिंग में क्या है, स्टीम, मतलब ये सपोज करो ये अपना ट्यूब है, यहाँ से अपना ये ट्यूब के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे सराउंडिंग में क्या अपनी स्टीम है। ये स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये पानी जो इसके अंदर से फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर कम है। तो अपन ने पढ़े थे हीट ट्रांसफ़र वाले चैप्टर में, हीट हरदम फ्लो होती कहाँ से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हीट हरदम कहाँ फ्लो होती है, अपनी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अभी हाई टेम्परेचर किसका है, स्टीम का, हाई टेम्परेचर किसका है, स्टीम का, लो टेम्परेचर किसका है, वाटर का। तो ये स्टीम अपनी हीट देंगी किसको, वाटर को, ये स्टीम अपनी हीट देंगी किसको, वाटर को, ये स्टीम अपनी हीट देंगी किसको, वाटर को। तो स्टीम ने जैसे ही अपनी हीट दी वाटर को, तो ये पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्टीम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्टीम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे स्टीम का टेम्परेचर कम हो गया तो वो स्टीम कन्वर्ट हो जाएंगी कहीं में, अपने वाटर में। स्टीम मतलब अपनी यहाँ पर क्या हो रही है, कंडेंसेट हो रही है, स्टीम क्या हो रही है, अपनी ठंडी हो रही है। स्टीम ने अपना टेम्परेचर जैसा दिया, अपनी हीट जैसी दी स्टीम ने वाटर को, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया मतलब वो क्या होगी, ठंडी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी स्टीम क्या हो जाएंगी, ठंडी होना स्टार्ट होंगी। फिर यहाँ से ये ट्यूब से पूरा का पूरा पानी यहाँ पे जमा होगा। फिर यहाँ से जमा होने के बाद में ये वाटर फिर से अपना क्या हो रहा, ऊपर वाले ट्यूब से फ्लो हो रहा, ऊपर वाले ट्यूब से फ्लो हो रहा था। देखो नीचे में पानी कैसे था, ब्लू था, उसका टेम्परेचर कम था, और ऊपर में अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण से होगा ऑरेंज। और तो इस तरीके से अपना क्या हो रहा है, शेल एंड ट्यूब टाइप अपनी हीट को क्या देता है, ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से हीट को ट्रांसफ़र करता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो समझ में आया सबको। तो देखते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप सरफेस कंडेंसर की वर्किंग। तो सबसे पहले क्या है, सरफेस कंडक्टर, इस सरनीन फिगर अपने देखे वो कैसे बना हुआ है, वो उसका शेल बना था कास्ट आयरन से, उसका शेल बना था, सिलेंड्रिकल इन शेप है, उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल इन शेप है, एंड क्लोज्ड एट ईच एंड टू फॉर्म अ वाटर बॉक्स, और वाटर बॉक्स बनाने के लिए सभी तरीके से वो क्या है, क्लोज्ड है। और ट्यूब लोकेटेड बिटवीन ईच कवर हेड एंड द शेल, ट्यूब लगे हुए सभी इसके बीच में, अपन ने वो देखे अभी, क्लियर है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ ट्यूब्स आर फिक्स टू दी प्लेट्स, बहुत सारे ट्यूब्स अपन ने देखे क्या है, फिक्स्ड है वो प्लेट्स में। मैंने बताया ट्यूब्स को फिक्स करने के लिए दोनों साइड में ट्यूब प्लेट्स लगाए। द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द इंजन, स्टीम और टर्बाइन, एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम इंजन और स्टीम टर्बाइन और इंजन से एग्जॉस्ट स्टीम क्या होती है, एंटर करती है एट दी टॉप ऑफ द कंडेंसर। बताया मैंने, टॉप कंडेंसर के ऊपर से टॉप कंडेंसर कर दिया, एंड इज कंडेंस्ड बाय ट्रांसफरिंग द हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ट्यूब थ्रू विच कूलिंग वाटर इज सर्कुलेटेड। और ये जो है अपन जो स्टीम आ रही है वो क्या हो रही है, कंडेंस हो जा रही है, और कंडेंस हो जा रही है मतलब ठंडी हो रही है। और कैसे ठंडी हो रही है, बाय ट्रांसफरिंग हीट, मैंने बताया हीट को वो स्टीम क्या कर रही है, अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगी कैसे, ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन।
कौन से मोड से ट्रांसफर हो रही है, ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ रही है और ट्यूब्स के अंदर से क्या फ्लो हो रहा था, अपना कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा था, इसके कारण से वो क्या हो रहा, ठंडा हो जाता है जो भी स्टीम आ रही है अपनी उसके अंदर में। क्लियर है। देन नेक्स्ट, द कूलिंग वाटर एंटर्स एट वन एंड ऑफ द ट्यूब सिचुएटेड इन लोअर हाफ ऑफ द कंडेंसर। अपन ने अभी देखे जो कूलिंग वाटर है वो एक हाफ से, नीचे वाले हाफ से अपना क्या हो रहा था, अंदर एंटर कर रहा था, एंड आफ्टर फ्लोइंग टू अदर एंड रिटर्न्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया यहाँ से निकल रहा था, फिर ऐसा गया और उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा था थ्रू द ट्यूब सिचुएटेड इन अपर हाफ ऑफ द कंडेंसर, जो अपर हाफ रहेगा उसके वाले ट्यूब से। द एयर कंडेंसेड एंड अनकंडेंसेबल गैसेज आर रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडेंसर। अपन ने देखे कि एयर कंडेंसेड और अनकंडेंसेबल जो भी गैसेस थी वो अपन रिमूव करते रहे थे, कहाँ से, बॉटम ऑफ द कंडेंसर, जो कंडेंसर का बॉटम पोर्शन था वहाँ से वो सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे, अपन रिमूव कर रहे थे। देन नेक्स्ट, दिस कंडेंसर रिक्वायर्स 2 पंप्स। ये वाले कंडेंसर में कितने पंप रखते हैं, 2 पंप रखते हैं। एक कौन सा, वन इज रिमूव्ड कंडेंसर एंड एयर फ्रॉम बॉटम एंड सेकेंड पंप इज फोर्स द कूलिंग वाटर थ्रू द ट्यूब्स टू द सर्कुलेटिंग ऑफ हीट through the tubes to the cooling water increases the with the increase of number of flow but the power of the water is circulated is increased। तो इसमें 2 पंप लगते हैं, मैंने बताया था, एक काय के लिए जो भी कंडेंसेट है एयर को निकालने के लिए और दूसरा वाटर को सर्कुलेट करने के लिए। इस वाले कंडेंसर को बोलते हैं अपन कौन सा, शेल एंड ट्यूब टाइप सरफेस कंडेंसर। क्लियर है। जो टॉपिक है अपना वो है इवापोरेटिव कंडेंसर। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना, इवापोरेटिव कंडेंसर के बारे में पढ़ना। तो इवापोरेटिव कंडेंसर के यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये अपना शेल, यहाँ पे ऊपर में एक फ़ैन लगा हुआ है, ऊपर में फ़ैन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इसके अंदर में, शेल के अंदर में कंडेंसर ट्यूब्स लगी हुई है, कंडेंसर ट्यूब्स लगे हुए हैं। उसके बाद में नीचे में एक अपन ने कूलिंग टावर जैसा एक सम बनाया हुआ है जिसमें अपना क्या है, वाटर स्टोर है। ये यहाँ पे अपन ने एक सम बनाया जिसमें वाटर स्टोर है। उसके बाद में यहाँ पे पंप लगाया और यहाँ पे फ़ैन लगाया। अभी इसमें होता क्या है, उसके बाद में यहाँ पर ये लगे हुए नोज़ल, ये क्या लगे हुए अपने नोज़ल लगे हुए। तो इसमें कैसे होता है कि स्टीम टरबाइन, जो अपनी टरबाइन है, ये टरबाइन से क्या होंगी, स्टीम आएंगी, ये टरबाइन से स्टीम आएंगी, और ये जो कंडेंसर ट्यूब्स है, ये जो कंडेंसर ट्यूब्स है, ये कंडेंसर ट्यूब्स के अंदर से अपनी क्या होंगी, वो स्टीम फ्लो होंगी। ये कंडेंसर ट्यूब्स के अंदर से अपनी क्या हो रही है, ट्यूब्स के अंदर से अपनी स्टीम फ्लो हो रही है। क्लियर है। ये जो अपनी कंडेंसर ट्यूब्स है इसके अंदर से अपनी ये टरबाइन के अंदर से अपनी क्या हो रही है, स्टीम फ्लो हो रही है। जो भी टरबाइन से स्टीम आ रही है पूरी की पूरी स्टीम कहाँ से फ्लो हो रही है, ये ट्यूब्स के अंदर से, कंडेंसर ट्यूब्स के अंदर से। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो नीचे में अपन ने पानी रखे, कोल्ड वाटर जो रखे, ये जो पानी रखे यहाँ पे, ये पानी अपन ये पंप के थ्रू, ये पानी अपन ये पंप के थ्रू ऊपर में अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। पानी यहाँ से जा रहा है, ये ऊपर में पंप के थ्रू, ये ऊपर में यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, और ये जा रहा है अपने किसको, नोजल में, ये जा रहे हैं अपने नोजल में। ये नोजल से क्या होंगे, ये अपन वाटर को ये वाले ट्यूब्स के ऊपर में स्प्रे कर रहे हैं, वाटर को अपन क्या कर रहे हैं, ये वाले ट्यूब्स के ऊपर में स्प्रे कर रहे हैं। उसके साथ में ये ऊपर में जो फ़ैन लगा है, ये फ़ैन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की जो भी ठंडी एयर है ये नीचे वाले साइड से ऊपर में इसको सक करेगा, ऊपर में इसको सक करेगा। तो जब क्या हो रहा है अपना, एक तो पानी, ठंडा पानी आ रहा है अपना इसके ऊपर में, एक तो अपना क्या हो रहा है, ठंडा पानी आ रहा है इसके ऊपर में, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, या दूसरी चीज़ कोल्ड एयर भी यहाँ से आ रही है नीचे से, ये ट्यूब्स के ऊपर में फ्लो हो रही है। तो ये एयर का टेम्परेचर भी कम है, वाटर का टेम्परेचर भी कम है, तो उसके कारण, और ये जो स्टीम इसके अंदर से फ्लो हो रही है, ट्यूब्स के अंदर से जो स्टीम फ्लो हो रही है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से ये अपनी हीट देंगी किसको, ये वाटर को। जैसा वाटर ये ट्यूब्स के ऊपर में आएगा, जैसा वाटर ये ट्यूब्स के ऊपर में आएंगे, ये अपनी हीट दे देंगी किसको, वाटर को, और ये एयर भी उसके साथ में आएंगी, ये भी इसको देंगी कौन सी, वाटर को अपनी। और ये पानी जैसा ये जैसा अपनी एयर के साथ में आएगा, ये एयर हो जाएंगी मॉइस्ट एयर, और ये मॉइस्ट एयर अपनी निकल जाएंगी कहाँ पर, ये बाहर साइड निकल जाएंगी। तो इस तरीके से अपना ये ऑपरेटिव कंडेंसर काम करता है। मतलब ये क्या कर रहा है, स्टीम अपनी हीट दे रही है किसको, वाटर को अपनी हीट दे रही है। क्लियर है। तो देखते हैं इवापोरेटिव कंडेंसर की वर्किंग। तो क्या है, इन इवापोरेटिव कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम इज फ्लोइंग थ्रू द सीरीज ऑफ ट्यूब ऑन विच फिल्म ऑफ वाटर इज फ्लोइंग।
तो इवापोरेटिव कंडेंसर में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है वो कंडेंसर ट्यूब के अंदर से फ्लो हो रही है और जिसके ऊपर में ऑन विच फिल्म ऑफ वाटर इज फ्लोइंग, वाटर जो है वो क्या हो रहा है, अपना फ्लो होता है इसके ऊपर में। क्लियर है। देन नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक एयर इज सप्लाइड बाय यूजिंग अ एयर पंप। जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग अ एयर पंप। एयर पंप से अपन उसको क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट, ड्यू टू रैपिड इवापोरेशन ऑफ कूलिंग वाटर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनसाइड द ट्यूब। रैपिड इवापोरेशन ऑफ कूलिंग वाटर का इवापोरेशन होने के कारण से, जल्दी ऑपरेट होने के कारण से स्टीम क्या हो रही है, कंडेंस हो जा रही है इनसाइड अ ट्यूब्स के अंडर में वो क्या हो रहा है, कंडेंसेट हो जा रही है। तो कूलिंग वाटर इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कंडेंसर। जो बॉटम यहाँ पे सम बनाया था अपन ने, वहाँ पर वो कूलिंग वाटर क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। टू मेंटेन द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ वाटर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टाइम टू टाइम। जो वाटर का नीचे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और अपन क्या करते हैं, उसमें टाइम टू टाइम उसमें वाटर को ऐड करते जाते हैं। क्लियर है। तो अप्लीकेशन क्या है इस वाले कंडेंसर की, इट इज़ यूजफुल वेयर कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड टू यूज रिपीटली। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी अपने को जो कूलिंग वाटर है वो रिपीटिवली यूज़ करना है, वहाँ पर अपन ये ऑपरेटिव कंडेंसर को यूज़ करते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन एडवांटेजेस ऑफ सरफेस कंडेंसर। जो सरफेस कंडेंसर है उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है सरफेस कंडेंसर का, हाई वैक्यूम इफिशिएंसी। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो सरफेस कंडेंसर का क्या है, हाई वैक्यूम इफिशिएंसी। जो हर सरफेस कंडेंसर है उसकी वैक्यूम इफिशिएंसी क्या रहेंगी, हाई रहेंगी। देन नेक्स्ट, प्योर कंडेंसेट। हरदम अपने को इसमें जो भी कंडेंसेट बाहर निकलेगा वो कैसा रहेगा, प्योर रहेगा, उसमें इम्प्योरिटी डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। देन लो क्वालिटी कूलिंग वाटर कैन बी यूज। इसमें जो कूलिंग वाटर जो यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी अगर ख़राब भी है तो उसको भी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काय में, सरफेस कंडेंसर में। इट अलाउज द एक्सपांशन ऑफ स्टीम टू अ हाइयर प्रेशर रेशियो। इस कारण से जो स्टीम का एक्सपांशन है टरबाइन में, वो हाइयर प्रेशर रेशियो से वो एक्सपांड करने देती है। कौन सा, ये सरफेस कंडेंसर अगर अपन यूज़ किए तो। क्लियर है। देन नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है सरफेस कंडेंसर के। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। इसमें जो पानी लगेगा वो क्या रखता है, बहुत ज़्यादा लगता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, इसमें पानी की जो क्वांटिटी लगती है वो अपनी ज़्यादा लगती है। देन नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। इस वाले टाइप का जो कंडेंसर जो बनता है उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, सिंपल नहीं रहता है। देन कॉस्टली मेंटेनेंस एंड स्किल्ड वर्कर। इसमें ये वाले कंडेंसर को जो लेबर लगता, मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो ज़्यादा रहती है और उसको स्किल लेबर लगता है उसका मेंटेनेंस करने के लिए। देन नेक्स्ट, लार्ज फ्लोर एरिया। इस वाले जो कंडेंसर रहता है उसको जो फ्लोर एरिया रहता है, जो जगह लगती है वो ज़्यादा लगती है। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन कंपैरिजन ऑफ जेट एंड सरफेस कंडेंसर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कंपैरिजन ऑफ सरफेस एंड जेट कंडेंसर। तो सबसे पहला तो क्या है, कूलिंग वाटर एंड स्टीम आर मिक्सअप। जेट कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग वाटर और स्टीम कंडेंसर, स्टीम दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स होती है। मैंने बताया था सरफेस कंडेंसर में आर नॉट मिक्सड अप, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्सड नहीं होती है। देन नेक्स्ट, रिक्वायर्ड स्मॉल फ्लोर स्पेस। जेट कंडेंसर में जो स्पेस लगती है वो स्मॉल लगती है, इसमें रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर स्पेस। सरफेस कंडेंसर में जो स्पेस लगेंगी वो क्या रहती है, ज़्यादा लगती है, जबकि जेट कंडेंसर में जो स्पेस लगती है कंडेंसर को वो कम लगती है। उसके बाद में द जेट कंडेंसर में द कंडेंसेट कैनॉट बी यूज एज फीड वाटर टू बॉयलर अनलेस इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़। जेट कंडेंसर की जो भी जेट कंडेंसर जो कंडेंसेट निकलता है वो अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं बॉयलर में, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ रहते हैं। इसमें सरफेस कंडेंसर में कैन बी यूज एज बॉयलर में डायरेक्टली अपन एज अ फीड वाटर इसको यूज करते हैं। उसके बाद में जेट कंडेंसर में मोर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर एयर पंप। जेट कंडेंसर में जो एयर पंप रहता है उसमें बहुत उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगता है, जबकि सरफेस कंडेंसर में लेस पावर इज रिक्वायर्ड फॉर एयर पंप। सरफेस कंडेंसर में एयर पंप चलाने के लिए अपने को लेस पावर लगता है। देन नेक्स्ट, उसके बाद में
लेस पावर, जेट कंडेंसर में लेस पावर इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर पंप। जेट कंडेंसर में जो वाटर पंप रहता है उसको चलाने के लिए कम पावर लगता है, जबकि अपना सरफेस कंडेंसर में ज़्यादा पावर लगता है उसको चलाने के लिए। देन जेट कंडेंसर में रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर जो लगता है जेट कंडेंसर में वो कम लगता है। सरफेस कंडेंसर में रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर जो लगता है वो लार्ज क्वांटिटी का लगता है क्या में, सरफेस कंडेंसर में, जबकि जेट कंडेंसर में जो अपना वाटर लगता है उसकी क्वांटिटी कम लगती है। उसके बाद में ये जो जेट कंडेंसर है इसका कंडेंसिंग प्लांट कैसा रहता है, सिंपल रहता है, जबकि सरफेस कंडेंसर का कंडेंसिंग प्लांट कैसा रहता है, अपना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जेट कंडेंसर का सिंपल रहता है और इसका कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट, लेस सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी प्लांट ड्यू टू लो वैक्यूम इफिशियंसी। जो जेट कंडेंसर की इफिशियंसी रहती है, वैक्यूम इफिशियंसी, वो कम होने के कारण से ये हाई कैपेसिटी प्लांट में अपन यूज़ नहीं कर सकते, जबकि अपना सरफेस कंडेंसर में की वैक्यूम इफिशियंसी हाई होने के कारण से अपन उसको हाई कैपेसिटी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ जेट एंड सरफेस कंडेंसर। क्लियर है। समराइज्ड व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज अपन ने क्या क्या पढ़े वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने देखे थे कि आइडेंटिफाई करे थे क्या, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर और इवापोरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर के अपन ने डिफरेंट पार्ट्स देखे। उसके बाद में अपन ने कंस्ट्रक्शन देखे शेल एंड ट्यूब टाइप और इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर का। उसके बाद में वर्किंग देखे शेल एंड ट्यूब टाइप एंड इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर की। और लास्टली अपन ने कंपैरिजन पढ़े शेल एंड ट्यूब टाइप और सरफेस कंडेंसर के बीच में का। और आज के वीडियो से जो अपना कोर्स आउटकम अचीव हो रहा है वो 5A, 5D और 5F अचीव हो रहा है। और प्रोग्राम आउटकम जो अचीव हो रहा है वो आपको नीचे वाला जो मैपिंग दिया हुआ है बॉक्स में वो आपको यहाँ पर अचीव हुआ दिख रहा है। क्लियर है। तो आज के वीडियो की ये अपनी समरी थी। ये कुछ क्वेश्चंस है जो एमएसबीटी में आज के वीडियो से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर अलॉन्ग विथ नीड स्केच। तो अपन ने जो इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर देखा है उसका आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग और एप्लीकेशन लिखना है विथ नीड स्केच। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विथ एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टाइप कंडेंसर अलॉन्ग विथ नीड स्केच। यहाँ पे आपको सरफेस टाइप कंडेंसर बोला है तो आपको सरफेस टाइप कंडेंसर में यहाँ पे आपको शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का आपको डायग्राम बनाना है और उसकी वर्किंग लिखना है। देन लास्टली क्वेश्चन है, कंपेयर जेट कंडेंसर विथ सरफेस कंडेंसर। आपको जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बीच में का क्या लिखना है, कंपैरिजन लिखना है। क्लियर है। सो थैंक यू। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी को भी डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।